नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज की कक्षा बीए पार्ट सेकेंड ईयर और एमए फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है। और आज हमारे अध्ययन का विषय है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। पिछली कक्षा में हमने भारतीय संविधान में प्रदत्त समता के मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की थी। और आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 अनुच्छेदों के अंतर्गत भारतीय संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 23 जो कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है, अर्थात मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता और किसी भी व्यक्ति से जबरन कार्य कराना बेगार की श्रेणी के अंतर्गत आता है और भारतीय संविधान में इसका प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्यों में और कारखानों आदि में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 25 नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म के अबोध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 27 के अंतर्गत राज्य किसी नागरिक को विशिष्ट धर्म या धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि या पोषण के लिए करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा उल्लेखित है। और अनुच्छेद 28 के अंतर्गत पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित या किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य के स्वामित्व की शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिषिद्ध है और अन्य सांप्रदायिक संस्थाओं में यह पूर्णतः प्रतिषिद्ध नहीं है, किंतु इसे अन्य धर्म के अनुयायियों पर उनकी सहमति के बिना अधिरोपित नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जहाँ कोई धार्मिक संप्रदाय अल्पसंख्यक है, वहाँ संविधान उसे अपनी संस्कृति और धर्म के लिए कुछ प्रावधान करने के अधिकार प्रदान करता है। जैसे कि राज्य उस संप्रदाय की अपनी संस्कृति से भिन्न कोई संस्कृति अधिरोपित नहीं करेगा और ऐसे समुदायों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक रूप से कोई अल्पसंख्यक समुदाय है तो उस पर राज्य उसकी संस्कृति से भिन्न किसी भी संस्कृति को अधिरोपित नहीं कर सकता और उसे अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उस पर प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है और ये मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संविधान में रखा गया है। संविधान में हम देखते हैं कि मूल अधिकार अमूर्त घोषणाओं के रूप में हैं और जब तक उन्हें प्रभावी करने का साधन ना हो तो वे निरर्थक हैं। इसीलिए भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार रखा गया है और यह संविधान के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिटें निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान करता है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत नागरिक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों का हनन होने पर शरण प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है उसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि इस संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के बिना संविधान में उल्लेखित अन्य मौलिक अधिकार एक अमूर्त घोषणाएं के रूप में ही रह जाते।
और वह कौन कौन सी रिट हैं जिसे अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय रिटें जारी कर सकता है। तो हम देखते हैं कि पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, जिससे न्यायालय यह जान सके कि उस व्यक्ति को विधिक औचित्य के बिना गिरफ्तार तो नहीं किया गया है, और यदि ऐसा किया गया है तो न्यायालय उसे मुक्त कर सके। परमादेश, इसे मैंडेमस भी कहते हैं, जिसका अर्थ है आज्ञा, और यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। निषेधादेश या प्रतिषेध, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए जो आदेश जारी करती है उसे निषेध आदेश या प्रतिषेध कहते हैं। अधिकार प्रच्छा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रच्छा के आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अधिकार प्रच्छा में न्यायालय किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायालय जब ये जांच करता है तो ऐसे व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने में संविधान या कानून का उल्लंघन होना जरूरी है। पद लोक पद हो, वह किसी कानून द्वारा स्वयं संविधान द्वारा सर्जित होना चाहिए। ये पद अधिष्ठायी होना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रसाद या इच्छा पर आधारित किसी सेवक का कृत्य या नियोजन नहीं। उत्प्रेषण रिट 5वीं रिट है, जब कोई निचली अदालत बिना अधिकार के कोई कार्य करती है तो न्यायालय उनके समक्ष विचाराधीन मामले को उनसे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत को हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार हम 5 प्रकार की रिटें देखते हैं जिनके माध्यम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनके संबंध में रिट निकालते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो भारतीय संविधान में दिया गया है वो वास्तव में भारतीय संविधान की आत्मा है और इसके बिना जो संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो अमूर्त और निरर्थक हो जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वो व्यक्ति के पूर्ण विकास में सहायक हैं और ये बहुत से आयामों को अपने अंदर समाहित करते हैं। और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार इसके अंतर्गत समाहित किए गए हैं। और आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।